आज से हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम वेक्टर है। ये वेक्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमको कितना नंबर ला कर देगा, इन बातों पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ये पता चल पाए कि हाँ क्यों हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर वेक्टर का बात किया जाए तो वेक्टर हमको कुल मिलाकर 17 नंबर के लिए पढ़ना है। ठीक है, जो सिलेबस है 17 नंबर के लिए ये वेक्टर का सिलेबस है। लेकिन क्या है कि कोरोना काल के बाद से हमें पता है कि जो क्वेश्चन का संख्या डायरेक्ट 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि जब क्वेश्चन का संख्या 2 गुना किया गया है तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात यही हुआ कि वेक्टर टोटल मिलाकर 34 नंबर हमको देगा। 34 नंबर अगर एक चैप्टर लाकर दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे लिए होगा। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपका जो एक बैच चल रहा है उस बैच में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है कैलकुलस के अंडर में। तो पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि कैलकुलस बहुत हार्ड होगा, डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड होगा, लेकिन ठीक ठाक चैप्टर है। अगर हम थोड़ा सा वर्क करें तो आसानी से हमसे क्वेश्चन बन जाता है। सेम वही जो लॉजिक है वेक्टर के लिए भी है। सुनने में आता है कि वेक्टर बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपको हल्का फल्का वर्गमूल वगैरह आ रहा है तो फिर वेक्टर आपके लिए है, आप इजीली वेक्टर को समझ सकते हैं। आज जो हम वेक्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये हम देखते हैं कि वेक्टर में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है 2 दिन इसका बेसिक डिटेल आपको दिया जाएगा ताकि प्रत्येक टाइप के वेक्टर के बारे में आप जान जाओ। उसके बाद फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें वेक्टर में पढ़ना क्या है। तो जो वेक्टर है, वेक्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, वेक्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है वेक्टर अलजेब्रा, एक है वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा है 3D ज्योमेट्री। वेक्टर के अंडर में हमें ये दोनों चीज पढ़ना है। अब आप देखिए, ये जो वेक्टर अलजेब्रा है इसके अंडर में हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, दो नंबर में हमें पढ़ना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तीन नंबर में हमें पढ़ना है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। चार नंबर में हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ये 4 चैप्टर हमको वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ना है। जब हम 3D ज्योमेट्री में जाते हैं, 3D ज्योमेट्री का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब हम 3D ज्योमेट्री में जाते हैं तो इसमें हमें पढ़ना है इसका फंडामेंटल कंसेप्ट। उसके बाद फंडामेंटल कंसेप्ट के बाद इसका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ना है और उसके बाद द प्लेन पढ़ना है। इसमें हमें 3 चैप्टर इसमें भी हमें पढ़ना है। ठीक है, खैर जब हम ये पढ़ेंगे उस टाइम इसका जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है, आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज लेकर चल रहे हैं क्योंकि वेक्टर का सबसे पहला चैप्टर यही है। अगर आप पहला चैप्टर ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको वेक्टर समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आने वाली है। हमें वेक्टर पढ़ना है, बुक कौन सा लेकर चल रहे हैं? तो वही हमारा पुराना वाला प्रकाशन, कौन सा? भारती भवन का RS अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ बुक है। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो वेक्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 994 से।
ठीक है, अभी हम 12th क्लास का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है 34 नंबर के लिए है, और क्लास कोशिश यही रहेगा कि रेगुलर चले, ताकि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो, आपका ये जो वेक्टर है क्लियर करवा दिया जाए। चलते हैं आगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। हम अपने डेली हम जो जीवन जी रहे हैं, पर डे कुछ ना कुछ हम वर्क करते हैं। ठीक है, जो भी वर्क किया जाता है उसका कुछ ना कुछ, उस प्रत्येक काम का कुछ ना कुछ नाम है। ये सारा नाम वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर पढ़ने के बाद, वेक्टर दो टाइप का होता है। एक होता है कि एस मतलब स्केलर होता है, और दूसरा होता है वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है, हम लिखकर आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है कि डेली की जिंदगी में जितने भी चीजें हम जो भी वर्क हम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो गति कर रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं तो टाइम व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, कहीं हम जा रहे हैं तो हम कुछ दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, कहीं हम घूमने गए फिर भी हम वही कर रहे हैं, हमें कुछ मोमेंटम आता है, हम कुछ गति कर पाते हैं, कुछ दूरी तय करते हैं, कुछ समय उसमें लगता है। ये सारी चीजें किसके अंडर में आता है, टोटल चीज वेक्टर के अंडर में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो वेक्टर है, वेक्टर को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम कहेंगे स्केलर और दूसरे को हम कहेंगे वेक्टर। आखिर ये स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल एक लाइन में आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे स्केलर। ठीक है, सबसे पहले हम स्केलर समझ लेते हैं। तो देखिए, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, यानी कि सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, यानी कि डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्केलर। और वेक्टर में क्या होता है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा यानी कि परिमाण भी होगा, और उसके बाद डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होगा। कैसे इसको समझेंगे, कैसे कैसे इसको समझना इजी हो सकता है, तो चलिए इसको सबसे पहले छोटा छोटा हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक क्वांटिटी that has magnitude only is known as a scalar। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, ये किसी चीज के मात्रा को दिखाता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिणाम, सॉरी परिमाण। ठीक है, वैसी मात्रा जिसमें केवल परिमाण हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्केलर। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में ये परिमाण होता क्या है। जब हम वेक्टर लिखेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, तो एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखेंगे मास, लेंथ, मास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर।
ठीक है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे 4 राशियों को लिया है, ठीक है। चारों राशियां क्या है? मास है, जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। लेंथ मीन्स लंबाई, टाइम मीन्स समय, टेम्परेचर मीन्स तापमान, ठीक है। जब हम वेक्टर लिखेंगे तब आपको वेक्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या? अब यहाँ पे हम पॉइंट डालते हैं वेक्टर। इसका डेफिनेशन हम डालते हैं ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction is called a वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? तो एक क्वांटिटी, एक मात्रक दैट हैज मैग्नीट्यूड, जिसमें परिमाण तो हो ही, साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो, यानी कि दिशा भी हो, क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स, उसके बाद वेलोसिटी, मोमेंटम लिख सकते हैं। ये सारा चीज क्या है? तो आप ये जो देख रहे हैं, ये सारा चीज आपका हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। चलते हैं, फोर्स मीन्स क्या होता है? बल। वेलोसिटी मीन्स होता है वेग, और मोमेंटम मीन्स होता है गति। अब आपको समझ में आ जाएगा स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है, अब आप समझ जाएंगे। कैसे? तो आप यहाँ देख रहे हैं, जस्ट अभी आपको बताया गया है स्केलर में क्या होता है। तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। ये परिमाण होता क्या है? तो जैसे परिमाण क्या है? परिमाण एक शब्द है जिससे हम किसी चीज को नापते हैं, समय को नाप सकते हैं, ठीक है। तय की गई दूरी को नाप सकते हैं। ये इसी चीज को क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। दिशा क्या होता है? दिशा तो आपको पता ही है, जैसे हम लोग मतलब ये जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या होता है? ये दिशा होता है। तो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि सिर्फ परिमाण हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्केलर। कैसे समझ में आएगा? अब जरा देखिए, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। अगर हमारे पास कोई वस्तु है, हमारे हाथ में मार्कर ही है, तो आप देख रहे हैं इसमें द्रव्यमान है, वजन है, इसमें कहीं कोई दिशा के बारे में कुछ भी बात नहीं होती है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी कोई भी दिशा के बारे में बात नहीं होती है। लंबाई है, तो हम इसके लंबाई को हम नाप लेंगे। क्या कभी नापने से पहले हम पूछते हैं कि उत्तर दक्षिण नापना है, या डायरेक्ट हम इसके लंबाई को नापेंगे, इसके लंबाई को नापेंगे? तो इसमें सिर्फ लंबाई में क्या होता है? दिशा नहीं होता है, समय। क्या कभी ऐसा आपने कभी किसी से बात किया है कि हम 1 घंटा उत्तर पढ़े हैं, 1 घंटा दक्षिण पढ़े हैं, 1 घंटा पूरब पढ़े हैं, 1 घंटा पश्चिम पढ़े हैं? ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि हमने 1 घंटा क्लास किया है, हमने 2 घंटा क्लास किया है, वहां जाने में हमको 2 घंटा का समय लगा है, हम ये बोलते हैं। उसमें दिशा नहीं आता है, इसलिए ये क्या है? स्केलर है। उसके बाद तापमान। सपोज दैट कि आपको, खैर ऐसा ना हो, वैसे बता रहे कि आपको बुखार हो जाए, तो क्या आप अपने बुखार को चेक करेंगे? तो बुखार में दिशा ढूंढेंगे कि उत्तर दिशा में बुखार है कि दक्षिण दिशा में बुखार है। उत्तर दिशा में बुखार अगर है तो थोड़ा दक्षिण हो जाते हैं, कहीं बुखार भाग जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो भी आप मात्रक देख रहे हैं, इसमें किसी में भी दिशा नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? जिसमें डायरेक्शन ना हो, वो क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा, ठीक है। अब जिसमें दिशा हो, इसमें कैसे दिशा होता है? तो बल, किसी चीज पर फोर्स लगाना है,
सपोज दैट फोर्स लगाना है, हम मार्कर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्कर से लिखने में भी फोर्स लगाना पड़ता है ना। अगर हमको बोर्ड पे लिखना है तो हमको फोर्स इस दिशा में लगाना पड़ेगा, तब हम कुछ लिख पाएंगे। अब लिखना है इधर और मार्कर को हम इधर करके इसी से घस रहे हैं, लिखा पाएगा क्या? नहीं। जब क्या होगा, जब हमें फोर्स लगाना है तो फोर्स में क्या होता है, दिशा भी होता है। अब क्या करते हैं, अगर आप किसी चीज को धक्का देते हैं, किसी चीज पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, किसी न किसी दिशा में परिवर्तन जरूर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बल में दिशा भी होता है। अब वेग क्या होता है, तो आप कितना स्पीड से चल रहे हैं। जब आप कहीं चल रहे हैं तो किसी न किसी दिशा में ही चल रहे होंगे, या तो आप पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, या तो आप पूरब उत्तर के कोण में जा रहे हैं या उत्तर पश्चिम के कोण में जा रहे हैं। कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ना जब आप गति करते हैं तो। या आप अगर आप में कुछ वेग है फिर भी वहां पर दिशा है। अगर आप गति कर रहे हैं फिर भी उसमें क्या है, सपोज दैट कि हम यहाँ पे गति कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हम कुछ यहाँ पे चल रहे हैं, तो अभी क्या हुआ, जब हम इधर से इधर हम आना स्टार्ट किए और हमें कुछ गति आया तो अभी हम उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरा आना खत्म होता है तो फिर हम इधर घूमकर जब इधर जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो जब गति होता है, वेग होता है, बल लगता है, तो इस सब में क्या होता है, दिशा भी होता है। और जब डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिख दिए थे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए लेकिन साथ में अगर डायरेक्शन भी है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है, इसे हम कहेंगे वेक्टर। और अगर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? जब दिशा एवं परिमाण दोनों हो तब हम उसे कहेंगे वेक्टर, और सिर्फ केवल परिमाण हो तो उसे हम स्केलर कहेंगे, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाते हैं। खैर अभी जो आपको लिखवाया गया है इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पर दिशा भी आ रहा है, कोई वर्क हम कर रहे हैं वहाँ से किसी न किसी दिशा के बारे में भी बात हो जा रहा है, तब हम समझेंगे कि ये वेक्टर है, नहीं तो स्केलर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आखिर वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्या है? अगर हम यहाँ पे वेक्टर को लिखें, वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, जो लंबाई को और दिशा को दिखाता है। सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक तीर का चिन्ह खींच रहे हैं, ये जो तीर का चिन्ह है, या इसे हम इस तीर के चिन्ह को आगे दे दें या फिर हम यहाँ पे दे दें। ये तीर का चिन्ह क्या बताता है, ये बताता है कि हम इस डायरेक्शन से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से हम इधर जा रहे हैं। अब जरा आप बताइए, ये जो लाइन है इसे हम नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। जब नाप लिए तो लेंथ आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया। और ये बता रहा है कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन हो गया, तो ये वेक्टर हुआ या नहीं हुआ? ये वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है। हम यहाँ लिखेंगे ए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट is called वेक्टर, ठीक है। जब एक लाइन खींचा जाता है और वहां से अगर दिशा दिखा दिया जाए तो वो क्या होगा,
वेक्टर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन खींचा है और हमने तीर का चिन्ह इधर की तरफ दिया है, तो इससे पता चला है कि हम यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को हम दिखाएंगे कैसे, तो लिखेंगे ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय, वेक्टर को सूचित किया जाता है कैसे, तो तीर चिन्ह से, एरो से। ठीक है, जो वेक्टर होता है उसे हम एरो से सूचित करेंगे। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना, आगे बढ़ते जाए। चलिए, अब देख रहे हैं वेक्टर क्या होता है, तो ए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। जो एक डायरेक्ट लाइन खींचा जाता है उसी लाइन को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। लेकिन कब, जब उस लाइन पे डायरेक्शन का पता चल रहा हो। अगर डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा हो तो वेक्टर नहीं होगा। अगर आपको डायरेक्ट कह दिया जाए, अगर दो लाइन दिया जा रहा है, एक है ए बी और दूसरा है पी क्यू, एक लाइन ये हुआ और दूसरा लाइन ये हुआ, इस दोनों में से वेक्टर कौन हो सकता है, वेक्टर कौन है यहाँ पे, ए बी है या पी क्यू है। यहाँ पे पी क्यू वैक्टर होगा, यहाँ पे ए बी वैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे लेंथ यहाँ मिल रहा है हमें, हम इसको नाप सकते हैं, लेंथ तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये वेक्टर नहीं होगा। जबकि ये नीचे वाला जो लाइन सेगमेंट है ये आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जब हम आगे बढ़ेंगे, क्या करते हैं, अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, जैसे दो बिंदु है ए बी, ठीक है, बीच में इधर की तरफ एरो है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ए बी वेक्टर। क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर कहेंगे। जब इसे लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे इसे, तो हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर हमें क्या कर देना है, एरो दे देना है। ये हो गया आपका क्या, ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। हम छोटा सा एक लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डायरेक्टेड लाइन segment with initial point A and the terminal point B is the vector denoted by vector AB। कह रहा है कि ए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, एक डायरेक्ट अगर कोई लाइन खींचा जा रहा है, कोई लाइन अगर ड्रॉ किया जा रहा है विथ इनिशियल पॉइंट ए, यानी कि प्रारंभ बिंदु, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है प्रारंभ बिंदु, प्रारंभ बिंदु ए के साथ, एंड द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है अंत बिंदु। ठीक है, याद रखेंगे, इनिशियल पॉइंट मींस आरंभ बिंदु और टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है अंत बिंदु। यानी कि कोई डायरेक्ट लाइन सेगमेंट खींचा गया है और उसका प्रारंभ बिंदु क्या हो, उसका इनिशियल पॉइंट ए हो, जैसा कि हमने यहाँ पे खींचा है, एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट हमने खींचा है और इसका प्रारंभ बिंदु ए है और इसका जो अंत बिंदु है जिसे हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं ये बी है। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, इस वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, तो इसे हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए बी के हिसाब से, जो कि हमने यहाँ पे आपको पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, जब इसी वेक्टर को
मैग्नीट्यूड के रूप में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? अगर मैग्नीट्यूड के रूप में दिखाना हो तो हम लिखेंगे हम यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर AB is denoted by देखिए, अगर वेक्टर AB को मैग्नीट्यूड के रूप में डिनोट करना हो, सूचित करना हो, तो कैसे दिखाएंगे? तो हम वेक्टर को लिखेंगे और दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? और कहीं पर ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है? बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें करना क्या है? आज के क्लास में कुछ वेक्टर के टाइप्स पढ़ लेने हैं, कुछ वेक्टर का टाइप पढ़ना है, बता दिया जा रहा है ताकि आगे का जो भी वेक्टर आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। इरेज कर दे इसको, कहीं कुछ दिक्कत भी है? क्लियर है? चलिए, कुछ टाइप्स पढ़ा कर एक छोटा सा भी सभी आदमी आप लोग कह रहे हैं कि हाँ पूरा समझ में आ गया। छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं अब ये कि कितना समझ में आया है, कहाँ पे क्या आप समझ पाए हैं। सबसे पहले हम कुछ वेक्टर का टाइप्स पढ़ा देते हैं। चलिए, लिखेंगे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अनेक टाइप है वेक्टर के, लिखते चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। अभी ये मत सोच लीजिएगा कि है यूनिटवा पीछा नहीं छोड़ने वाला है क्या। जब मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले यही पढ़ना था, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या था? तो जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 था वो क्या कहलाया? यूनिट मैट्रिक्स कहलाया, यही ना? चलते आगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है यूनिट वेक्टर, ठीक है? हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए वेक्टर a vector A is called a यूनिट वेक्टर। मैट्रिक्स लिख रहे थे। यूनिट वेक्टर इफ magnitude of vector A equal to 1। A unit vector is denoted by डायरेक्शन A। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, इसको सबसे पहले समझाते हैं। अभी तक आपने देखा है कि मैंने आपको वेक्टर में बताया है वेक्टर ए बी। जरा अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे ये एक अलग ही वेक्टर आ गया, स्मॉल ए आ चुका है, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा हुआ है। आखिर ये स्मॉल ए आता कहाँ से है? तो एक बात आप याद रखिएगा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं लिख रहे हैं,
अगर आपने कहीं लिखा कैपिटल लेटर ए बी वेक्टर के रूप में, तो इसे आप लिख सकते हैं स्मॉल ए वेक्टर के रूप में। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अगर आप कहीं लिख रहे हैं वेक्टर को बी सी के रूप में, तो इसे आप स्मॉल बी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं लिख रहे हैं वेक्टर को सी ए के रूप में, तो इसे आप स्मॉल सी के ऊपर वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अगर यहाँ पे वेक्टर स्मॉल ए दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए बी है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। बढ़ाया जाए आगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो ए वेक्टर ए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। जब क्या होगा, ये जो आप वेक्टर ए बी देख रहे हैं, अगर इसके मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आया? 1 आया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और अगर मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आया? 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? तो जीरो वेक्टर, जीरो या न्यूल वेक्टर। तो जीरो और न्यूल वेक्टर में क्या होगा? अगर मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर आया 1, तो ये होगा यूनिट वेक्टर। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसे हम कैसे दिखाएंगे? तो ये इसका सिंबल होता है यूनिट वेक्टर को दिखाने का। ठीक है, अपर एरो ए के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जब जीरो वेक्टर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए 0। 0 कब आएगा? तो हम पढ़ रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में कुछ ना कुछ दूरियां जरूर होती है। तो जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, इनिशियल पॉइंट यानी कि आरंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही हो, तो वहां पे डायरेक्शन कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और ना ही वहां पे कुछ परिमाण होगा। इसलिए उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? तो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलते आगे, समझाते हैं आपको। सबसे पहले, उससे पहले एक और वेक्टर है, आप देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा? किसी इक्वल वेक्टर कहा जाएगा तो अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी दिया गया है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए। ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, सारा खेल यहाँ पे मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, यानी कि परिमाण का है। अगर दो को वेक्टर दिया गया है और दोनों वेक्टर का परिमाण अगर बराबर आ रहा है, यानी कि आंसर दोनों का बराबर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। सीधी सी भाषा में समझिए कि अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि उसका परिमाण निकाल रहे हैं, आंसर आया 1, तो कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। अगर दो को वेक्टर है, अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और अगर आंसर 0 आ जाता है, तो वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा? वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलते हैं आगे, हम लिखेंगे टू वेक्टर वेक्टर ए एंड बी। टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर said to be equal if they have same magnitude। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि पैसा बराबर है, तो कम से कम दो जगह पैसा होना चाहिए ना, तब ना देखेंगे कि बराबर है या कम ज्यादा है। ठीक है, अगर कहा जाए कि पेन में इंक बराबर है, तो कम से कम आपको क्या को पेन चाहिए? दो को पेन चाहिए,
तब तो हम देखेंगे ना कि दोनों में इंक बराबर है या एक में कम है या एक में ज्यादा है। जब इक्वल करना हो तो आपको कम से कम कितने वेक्टर चाहिए, 2 को चाहिए। वही वेक्टर यहाँ पे लिया गया है। अगर इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, अगर इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, क्या हो, सेम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, एक और आप देख लीजिए, आज लास्ट है आज का। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? तो अगर कोई वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यानी कि आरंभ बिंदु और अंत बिंदु मेल खाता हो, एक जगह मिल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आंसर आया एक तो यूनिट वेक्टर, अगर दो को वेक्टर दिया गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर। और जब किसी वेक्टर का अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु एक ही हो, मेल खा रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर, और इसी को न्यूल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, हम लिखेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर whose initial and terminal point coincidence कोइंसिडेंस नहीं, कौन को इनसाइड लिखिए, इज कॉल्ड ठीक है। अगर कोई वेक्टर है और उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए, को इनसाइड होना चाहिए, यानी कि मेल खाता हुआ होना चाहिए, मेल खाए, मेल खाए, यानी कि एक ही जगह हो, एक ही स्थान पर हो। ठीक है, और कोई वेक्टर है, उसका अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु एक ही जगह पे हो, तो उसे हम कौन सा वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। ये जो जीरो वेक्टर होता है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ऊपर यहाँ पे लिखते हैं ए जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय अपर एरो जीरो। ठीक है, अगर जीरो के ऊपर एरो दिया गया है, इसका मतलब कौन सा वेक्टर हुआ, जीरो वेक्टर हुआ। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। ये 3 डेफिनेशन आपको अभी लिखवाया गया है 3 वेक्टर्स का, आप ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो मतलब यही हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इक्वल वेक्टर पूछ रहा है, तो कम से कम क्या को वेक्टर वहां देगा, 2 को वेक्टर देगा। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का आंसर बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। और अगर कोई वेक्टर दे रहा है जिसका अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु एक ही जगह मिल रहा हो, वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, तो अपर एरो ऑफ जीरो। ठीक है, जब जीरो के ऊपर हम एरो दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे बोले कि एक छोटा सा टेस्ट ले लेते, तो परेशान मत होइए, कॉपी और कलम थोड़ी दिया जाएगा महाराज, परेशान नहीं होना है। चलिए देखिए,
थोड़ा सा एक बार वेक्टर पर फिर से विचार कर लेते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको दो बातें बताई है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में दिशा नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, और जो वेक्टर होगा वेक्टर में दिशा भी होगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, मैग्नीट्यूड स्केलर में भी है और वेक्टर में भी है। हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहे हैं, जरा आप बताएंगे हमको। एक नंबर में अगर हमने लिखा 1 आवर, ठीक है, या लिख देते हैं 50 सेकेंड, ठीक है। 2 नंबर में हम लिखते हैं 100 मीटर स्क्वायर। 3 नंबर में हम यहाँ लिखते हैं 180 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। अगर आपको बोला जाए कि इसमें से आप स्केलर को छांटिए और वेक्टर को छांटिए, तो आपके हिसाब से इसमें पहल का क्या होना चाहिए, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? क्या होगा? स्केलर होगा। क्यों स्केलर होगा? तो 50 सेकेंड है, टाइम है। आपको बताया गया कि टाइम किस चीज में आता है, स्केलर में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। 100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, लेंथ कहाँ पे होता है, स्केलर में होता है। कहाँ पे होता है, स्केलर में होता है। अब यहाँ पर देखिए 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड यानी कि यहाँ पे लेंथ भी आया, सेकेंड, टाइम भी आया, और बगल में लिख रहा है टुवर्ड ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ। पूरब क्या है, दिशा है। पूरब क्या है, दिशा है। और जिसमें दिशा हो वेक्टर होगा या स्केलर, क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, वेक्टर है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? स्केलर और वेक्टर समझने में हम सोचे कि छोटा सा टेस्ट ले, तो आप लोग हड़बड़ा गए कि क्या लेने वाले टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं, बस यही हमको थोड़ा सा पूछना था। अब जरा आप बताइए, हम कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने कहीं पे लिखा अगर मैंने लिखा आई राइड माई बाइक 50 किलोमीटर पर आवर, एक छोटा सा यहाँ पे भाषा लिखा गया है, आई राइड माई बाइक 50 किलोमीटर पर आवर। आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए, वेक्टर होगा या स्केलर? एक बार और सोचकर बताइए, कैसे वेक्टर हो जाएगा? किलोमीटर भी है और आवर भी है। कहीं पर आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि किस दिशा में जा रहे हैं? डायरेक्शन है कहीं में, कहीं भी नहीं है। इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है, कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्केलर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जब तक डायरेक्शन डिफाइन ना हो आप वेक्टर ना बोलेंगे, ठीक है। जैसे से पहला, अब क्या है कि सारा चीज तो वही है,
हमने सिर्फ किया क्या है, आगे एक छोटा सा ये भाषा ऐड कर दिया है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किधर चला रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। अगर सिर्फ मैं ये देता आई राइड माई बाइक, तब ये क्या हो सकता था, तब ये हो जाता क्या चीज, वेक्टर। क्यों ये वेक्टर होता, तो आप समझ लीजिए, वेक्टर ये इसलिए होता क्योंकि जब हम गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी गति में होगा। क्या होगा, गति में होगा, गाड़ी होगा गति में, और जब गति में होगा तो किसी ना किसी दिशा में ही गति कर रहा होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्राउंड 50 किलोमीटर पर आवर दिया जाए तो ये क्या है, 50 किलोमीटर, किलोमीटर ये आपका लेंथ है और ये आपका टाइम है। अगर आपका बेस ये है तो लेंथ और टाइम किस में आता है, स्केलर में आता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब तक डायरेक्शन डिफाइन ना हो हम उसे वेक्टर नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत, इसमें अभी कुछ और आपको पढ़ना है। सपोज दैट हम एक फिगर यहाँ पे बनाते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जल्दीबाजी नहीं ना, 5-7-10 मिनट का टाइम है ना आप लोगों के पास, 5 मिनट का पूछ लिए हैं। सब्जी ना ठंडाएगा महाराज, जाइएगा मिलेगा, वीडियो में से हम इसको काट देंगे, ये थोड़ी वीडियो में रहेगा। हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कि आप एक ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को देखकर जरा आप बताइए कि ये ग्राफ स्केलर का है या वेक्टर का है। ये वेक्टर का है। क्यों वेक्टर का है, तो यहाँ पर चारों दिशा दिखाया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। गति जो हो रहा है कहाँ पे, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है, इसलिए ये किसका, ये जो ग्राफ है किसका होगा, स्केलर का या वेक्टर का, ये वेक्टर का हो जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है क्या, अभी भी कंफ्यूजन है नहीं। आगे जो अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा करवा दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा करवा दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो वेक्टर पढ़ने में। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही रहने दिया जाए, इसको आप क्लियर करके आएंगे, आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेंगे और 1-2 बार देख लेंगे नोट्स को कि वाकई में वेक्टर क्या होता है। तो सिर्फ आप अपने माइंड में इतना ही रखिए कि अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो वेक्टर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर आंसर आया 1 तो वो हो गया यूनिट वेक्टर। अगर आंसर आया, अगर 2 को वेक्टर दे रहा है, अगर दोनों का आंसर सेम आया तो वो हो गया इक्वल वेक्टर। और अगर किसी वेक्टर का, अगर किसी जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जो खींचा जा रहा है, अगर उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, एक जगह मिल रहा है, तो वहां से उसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो 0 निकलता है। इसलिए उसे कौन सा वेक्टर बोला जाता है, 0 वेक्टर बोला जाता है। और उसे हम कैसे सूचित करते हैं, तो उसे हम सूचित करते हैं एरो ऑफ अपर 0। ठीक है, और उसके बाद जो आप यूनिट वेक्टर देखे हैं उसको हम कैसे सूचित करेंगे, तो इस टाइप से, अगर ऐसा कहीं ऊपर की तरफ इस टाइप से अगर एरो दिया गया है ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है,
अगर ये दिया गया तो हम इसको पढ़ लिए यूनिट वेक्टर। अगर हमने लिख दिया ये, तो ये यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ये एरो ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर एरो इस टाइप से दे दे और नीचे जीरो आ जाए, तब ये हो जाएगा आपका जीरो या न्यूल वेक्टर। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? कुछ कंफ्यूजन? इसका बढ़िया से आप लोग अपना नोट्स, एक अच्छा सा कॉपी ले लेंगे, एक बढ़िया सा कलम, एक अभी है पंचर दास वाला कलम सब चलता है, आधा चल रहा है आधा घिसा रहा है, ऐसा नहीं, बढ़िया से नोट्स बना कर रखिएगा। इसलिए क्योंकि पढ़ने का टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है, बस 3 महीना में ही अब सारा जितना ताम झाम है बनाकर रेडी करके और उसको अपने मेमोरी में भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है उसको हम देख लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है।